गुड मॉर्निंग सभी भाई लोग को। प्लीज हेल्प मी सर। मोनू प्रजापति क्या है भाई? हम लोग तो आपकी मदद में ही आए हैं, आपकी मदद में खड़े हैं और आपके सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए हम आपके साथ हैं। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग 145 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिए थे। जैसा कि आपको याद होगा कि 145 आपको याद होगा कि 145 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, यानी यहां तक हो चुका था। अभी हम लोग डिस्कस किस पर करेंगे? तो 146 नंबर क्वेश्चन पर। तो सभी लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। वैशाली जिला की धरती से नमस्कार, नमस्कार सभी लोगों को। आप जहां से भी हो, हम हिंदुस्तान की धरती से आप सभी लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बस आप लोग मन से पढ़िए, मेरी एक ही लक्ष्य है कि जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती, जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेते, तब तक कंटिन्यू अपनी विचारधारा जो आपका कर्म है पढ़ने का, इस पर लगातार बढ़ते रहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। कहा गया है चला कि जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो, संघर्ष के मैदान छोड़ मत भागो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मेरे दोस्त सभी लोगों को लव यू। आप लोग कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप डिस्कशन में आइए, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप एक कॉपी और डायरी लेकर, पेन लेकर जरूर बैठिए। जितनी भी सारी चीज इससे रिलेटेड हम आपको बताते हैं, या कोई भी टीचर जो भी आपको पढ़ाते हैं वो आपको बताते हैं, समझिए कि उसमें जो आपको नहीं आ रहा है उसको जरूर लिखिए। बहुत सारे बच्चे को जो हमसे पढ़े हुए हैं, एनटीपीसी का जो बैच हम ले रहे थे फाउंडेशन टारगेट, उसमें भी बायोलॉजी पढ़ाए हैं, ग्रुप डी के टारगेट में भी बायोलॉजी पढ़ाए, आगे एसएससी जीडी का जो बैच है उसमें भी बायो पढ़ाएंगे। और एक हमारा टारगेट बैच स्पेशल ग्रुप डी के लिए नए तरीके से शुरू हो रहा है। 10 दिन के बाद वो स्टार्ट होगी। यदि आप नहीं कभी पढ़े हैं तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। यदि पढ़ लिए हैं तो कोई बात नहीं है, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बायोलॉजी टारगेट बैच कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके एग्जाम में बायो के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए सर आप हैंडसम लग रहे हैं, उत्तम गोस्वामी, थैंक यू वेरी मच। हैंडसम है नहीं, लेकिन आप कह दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, तो आते हैं क्वेश्चन पर। आ जाए आज बिल्कुल। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनेंगे। पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे टेरिडोफाइटा के बारे में। आपको याद होगा कि क्रेप्टोगेमस जो है, यानी अपुष्पीय पौधा जो है, उस अपुष्पीय पौधा को हम लोग कितने भागों में बांटे थे? याद है क्या? बिल्कुल याद होगा आपको कि अपुष्पीय पौधा को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में मेरे दोस्त? याद रखिएगा कि जो अपुष्पीय पौधा है उसको हम लोग 3 ग्रुप में बांटे थे। कौन कौन ग्रुप में बांटे थे? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। याद है क्या? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस 3 ग्रुप में बांटे थे। और तीनों के बारे में हम आपको बताए थे। लव यू कहने वाले को लव यू टू, लव यू टू। आप लोग ध्यान से पढ़िए मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे शिष्य, आप आराम से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए और जो समझाते हैं उसको एकदम याद कीजिए। चलिए, सभी लोग का कमेंट आ रहा है, आराम से पढ़िए, आपको याद होगा। पानी नहीं लाया? कितने भागों में डिवाइड किए थे मेरे दोस्त? तो 3 भागों में डिवाइड किए थे, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थाइलोफाइटा में क्या बताए थे कि उसमें जड़, तना और पत्ती विभाजित नहीं होता है। ब्रायोफाइटा में क्या बताए थे कि जड़, तना, पत्ती विभाजित नहीं होता है। लेकिन आपको याद होगा हम टेरिडोफाइटा में बताए थे कि इसमें जड़, इसमें तना और इसमें पत्ती विभाजित होता है। आपको याद होगा हम आपको बताए थे कि टेरिडोफाइटा जो है इसमें स्पष्ट रूप से कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है, आपको पता चल जाएगा। तो जिसमें जड़, तना और पत्ती विभाजित होती है उसी को टेरिडोफाइटा कहते हैं।
तो समझ गए सबसे पहले हम लोग किसके बारे में, टेरिडोफाइटा के बारे में। अब सवाल आती है, क्वेश्चन कहा था कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं शामिल किया गया है। ये नहीं क्वेश्चन पूछा कि कौन टेरिडोफाइटा में आता है, सवाल क्या पूछा मेरे दोस्त, तो सवाल पूछा कि कौन टेरिडोफाइटा ग्रुप में नहीं आता है। तो आपको पता है जड़ तो ऐबे करता है, तना तो आता ही है, पत्ती तो आता ही है, तो कौन नहीं आता है, तो फूल नहीं आता है किसी ऑप्शन में, क्या ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। और बहुत सारे लोगों को याद भी है ग्रुप डी का पेपर कब होगा, ग्रुप डी का पेपर जब भी हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप समझिए कि आपकी नौकरी फिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि 1 लाख वैकेंसी है और मुश्किल से सभी चैनल को मिला देंगे, चाहे वो हम पढ़ाएं यूट्यूब पे या झांसर पढ़ाएं या कोई भी पढ़ाएं या अदर कोई भी अच्छे टीचर पढ़ाएं, मुश्किल से 5 से 10 हजार स्टूडेंट भी लाइव नहीं रह रही है, कंसस नहीं है, वो नहीं पढ़ पाता है। इन द सेंस आपकी नौकरी पक्की है, आप तैयार हैं, समझिए जब एग्जाम होगी तो आपका नौकरी फिक्स है। लेकिन अपनी इस रफ्तार को, अपनी इस संघर्ष को लगातार करते रहिएगा, निश्चित रूप से आपकी सफलता होगी। एसके झा सर की क्लासेस कब होगी, जैसे ही बायोलॉजी खत्म होगा इसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फिजिक्स खत्म हुआ तो बायो भी चल रही है, जैसे ही बायो खत्म होगा तो फिर क्या होगा, जैसे ही बायो खत्म होगा बाबू कि वैसे ही फिर आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका केमिस्ट्री होगा। क्लियर, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि टेरिडोफाइटा ग्रुप में कौन नहीं आता है। तो आपको पता है कि इसमें फूल नहीं रहता है, जड़, तना और पत्ती विभाजित रहती है, लेकिन इसमें क्या नहीं रहता है, तो फूल नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों को याद भी हो गया होगा, पक्का, चलिए राजू जी याद हो गया कि सर इसमें फूल नहीं रहता है। अब मन में सवाल आता होगा कि सर ये टेरिडोफाइटा जो है इस ग्रुप में कौन कौन से पेड़ आते हैं। तो आपने फर्न का नाम सुना होगा, आपने सेलेगिनेला का नाम सुना होगा, आपने क्या कहते हैं ये लाइकोपोडियम का नाम सुना होगा। तो ये सब किस ग्रुप में आता है, तो ये टोटल का टोटल जो आपका है ये टेरिडोफाइटा में आता है। क्लियर हो गया, चलिए तो जिनको नहीं याद होगा लिख लेंगे। इसके एग्जाम्पल में फर्न आता है, इसके एग्जाम्पल में आपको सेलेगिनेला आता है, इसके एग्जाम्पल में लाइकोपोडियम आता है। क्लियर, सर आप मोटिवेट करते रहिए, चलिए बिल्कुल करते रहेंगे, तुम लोग तैयार रहो। याद हो गया, यस सर, थैंक यू। गौर करना मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे बढ़े क्या, चलिए। उत्तम गोस्वामी सर बुक का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाते हैं क्या? ये 4100 प्लस जो बुक आपके पास है तो उसमें आप साइंस पेपर में अप्रॉक्स 800 क्वेश्चन होगा, जाकर देखना। तो उसी में जो बायोलॉजी का सेक्शन है उस बायोलॉजी के सेक्शन का क्वेश्चन नंबर हम 146 बता रहे हैं। आप 4100 प्लस बुक में जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा है। आपके बुक में जो क्वेश्चन है 4100 प्लस में उसी का सॉल्यूशन हम करवाते रहे हैं। 145 क्वेश्चन पिछले क्लास में करवा दिए थे, ये आपका 146वां क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, गौर करना। अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश संवहनीय उत्तक वाले पहले जमीनी पौधे थे। कहता है कि वह सबसे पहला पौधा कौन है जो जमीन पर उगता है और उसमें संवहन उत्तक, संवहन उत्तक का मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह जल को या खनिज लवण को या फिर भोजन को पहुंचाने का काम करता है। ऐसे टिश्यू पाए जाने वाले पौधे में किनका नाम आता है? तो आप याद रखना, सबसे पहला जमीनी पौधा ये आपका टेरिडोफाइटा है। कौन सा है मेरे बाबू? ये सबसे पहला जमीनी पौधा आपका टेरिडोफाइटा है जिसमें संवहन टिश्यू पाया जाता है, यानी जिसमें जड़ से जो है खनिज लवण और जल संवहित होकर पत्ती तक पहुंचता है और ये पत्ती जो भोजन बनाती है फिर या फ्लोएम ट्यूब के माध्यम से क्या होता है आपके जड़ तक पहुंचता है। यानी जाइलम और फ्लोएम जो है यह एक क्या हो गया, संवहन उत्तक हो गया। क्लियर,
जाइलम और फ्लोएम क्या हो गया? संवहन उत्तक हो गया, जो प्लांट में किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो क्लियर हो गया सभी लोगों को? इसका आंसर क्या हो गया? टेरिडोफाइटा, यानी जमीन पर उगने वाले सबसे पहले पौधे में टेरिडोफाइटा का नाम आता है। सबसे पहले पौधे का ग्रुप जिसमें कि संवहन उत्तक पाया जाता है, यानी जल और खनिज लवण पत्ती तक पहुंचता है, और पत्ती जब भोजन बनाती है तो फिर वो क्या है? नीचे तना, टहनी, जड़ तक पहुंचने का काम करता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़े क्या? अगला क्वेश्चन पर एकदम विचार कीजिएगा, एकदम घबराने की कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? क्या बोला चला? बोला अनावृत बीज। एकदम गौर कीजिएगा, आपको समझना पड़ेगा कि अनावृत बीज होता क्या है। तो अनावृत बीज का मतलब होता है वैसा मतलब बीज जिसमें आवरण नहीं रहता है। एकदम गौर कीजिएगा, अनावृत बीज सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो अनावृत बीज का मतलब होता है वैसा बीज जिसमें कवर नहीं रहता है, जिसमें आवरण नहीं रहता है, उसी को अनावृत बीज कहा जाता है। क्या नहीं रहता है? आवरण, यानी कवर नहीं रहता है। तो वैसे बीज उत्पन्न क्या करेगा? वैसे बीज उत्पन्न करेगा अनावृत बीजी। क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है? तो अनावृत बीजी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है? अनावृत बीजी। तो ये डी में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अनावृत बीजी। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? सबसे पहले देखिए, इसमें हम आपको क्या बताए? अनावृत बीज के बारे में बताए। आपको एकदम याद हो गया कि अनावृत बीजी का मतलब हो गया जिसके बीज में आवरण नहीं होता है। जैसे आपने फर का नाम सुना होगा, आपने पाइन का नाम सुना होगा, नहीं तो आपने जो फर का नाम सुना, या आपने जो पाइन का नाम सुना, या फिर आपने सैडर का नाम सुना। तो फर हो या पाइन हो या सैडर हो, ये सब कैसे बीज में आते हैं? तो ये सब आता है अनावृत बीज में। अब कहिएगा सर याद तो नहीं रहेगा, तो इसको अपनी यारी में उतार लीजिए, चाहे वह फर हो, चाहे वह पाइन हो, चाहे वह सैडर हो, ये टोटल का टोटल किस में आता है? तो ये टोटल का टोटल अनावृत बीजी में आता है, यानी अनावृत बीज उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया? अनावृत का शाब्दिक अर्थ भी समझ गए कि जिस बीज में आवरण नहीं होता है। क्लियर? कमेंट रुक के चल रही है, थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, चलने लगी कमेंट। बिल्कुल ध्यान देंगे, एकदम नहीं घबराना है। समझ में आ गई है? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, थैंक यू वेरी मच जितेंद्र कुमार। अनावृत बीजी समझ गए? एकदम समझ गए कि जिसके में आवरण नहीं होती है उसको अनावृत बीजी कहते हैं। अर्थात इसमें कौन आएगा? अनावृत बीजी आएगा, चाहे वह फर हो, चाहे वह पाइन हो, चाहे वह सैडर हो। फर हो, पाइन हो या सैडर हो, किसमें आएगा? अनावृत बीजी में, यानी ऑप्शन नंबर डी। पक्का? चलिए अगला क्वेश्चन देखो बाबू, एकदम क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना नहीं, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। देखो अब क्वेश्चन क्या कहा? क्वेश्चन कहा कि अनावृत बीजी को आमतौर पर, यानी जो अनावृत बीजी है, यानी जिसमें आवरण नहीं होता है, उसको आमतौर पर डैश प्रकार के बीज के रूप में, उसको किस प्रकार के बीज के रूप में जाना जाता है? बोला कि जिस बीज में आवरण नहीं होता है उसको किस प्रकार के बीज के रूप में जाना जाता है? क्योंकि उसमें फूल नहीं लगते हैं। पहले बता दिए थे कि जो अनावृत बीजी होता है उसमें फूल नहीं लगते हैं और उनके बीज एक विशेष अंडाशय में निहित होने के बजाय पौधों की प्रजनन संरचना की सतह पर विकसित होते हैं। ऐसे बीज को आप क्या बोलेंगे? तो अभी जस्ट समझाए थे कि जिसमें कवर नहीं रहता है,
जिसमें आवरण नहीं रहता है, वैसे बीज को हम लोग अनावृत बीज कहते हैं। तो ऐसा कुछ है ऑप्शन में क्या? तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, उसको अनावृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो उसको कहा जाता है जिम्नोएस्पर्म, यानी अनावृत बीजी जिसमें आवरण नहीं होता है। बहुत सारे मेरे दोस्तों का आंसर बिल्कुल ए आ रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आंसर क्या होगा? ए नंबर। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को भी? चलिए, इसलिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं कि जो थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट स्टूडेंट होगा उसको तुरंत ये चीज याद आएगा। बायोलॉजी की स्पेशल बैचेस दे, हाँ देंगे। चला 10 दिन थोड़ा इंतजार करो, जस्ट 10 दिन के बाद जैसे ही ये बैच आपकी ये 4100 प्लस वाला खत्म होगा, इसके बाद एक हम बायोलॉजी का टारगेट बैच जो है लाएंगे। आप लोग एकदम आमंत्रित हैं। जो भी क्लास नहीं किए इससे पहले हमारी बायोलॉजी की, वो निश्चित रूप से के लिए जिंदगी में दोबारा याद रखना कि हमसे एक बार यदि बायोलॉजी आप पढ़ लेते हैं रेगुलर क्लास करके, तो जिंदगी में दोबारा कभी भी बायोलॉजी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होगी। चाहे वो एग्जाम क्लर्क का हो या कलेक्टर का, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप निश्चित रूप से अपने एग्जाम को क्रैक कर लोगे और दोबारा कभी भी बायो पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर? चलिए, ये क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? इसके जहां सर की सारे स्टूडेंट ग्रुप डी में बैठेंगे और अपना रिजल्ट कन्वर्ट करा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विवेक कुमार गुरुजी प्रणाम, खुश रहो। चलिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे बढ़े क्या? चलिए, अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है कि वे आवृत बीजी, आवृत बीजी का मतलब क्या हो गया? जिसमें आवरण होता है। गौर करना, यहां पर दो शब्द आपको बार बार मिल रहा है। एक मिला अनावृत बीजी, ध्यान दो बाबू। इससे पहले क्या मिला था आपको? एक शब्द, इससे पहले शब्द मिला था बायोलॉजी का फी कितना रहेगा सर? जब स्टार्ट होगी तो बायोलॉजी का फी मिनिमम रहता है, बता दिया जाएगा। फी के लिए आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। फी उतनी कम रहेगी जो कि आप को लगेगा नहीं फी थोड़ा ज्यादा सर का होना चाहिए, इतना अच्छा पढ़ाते और फी बहुत कम है। क्लियर? इसलिए फी का एकदम टेंशन नहीं लेना है, समझिए। अनावृत बीजी, कई टर्म से क्वेश्चन आपको आ रहा था। इसका मतलब क्या बताए? कि जिसके बीज में आवरण नहीं हो, जिसके बीज में आवरण नहीं हो, जिसके बीज में आवरण नहीं हो उसको बोलेंगे अनावृत बीजी। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या आया? दूसरा टर्म, दूसरा आया आवृत बीजी। आराम से देखेंगे, आवृत बीजी इसका मतलब क्या हो गया? कि जिसके बीज में आवरण हो, जिसके बीज में आवरण हो। एकदम गौर करना, जिसके बीज में आवरण रहेगा वो कहलाएगा आवृत बीजी, और आवरण नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा? अनावृत बीजी। तो क्वेश्चन कहा था आवृत बीजी, यानी इसके बीज में क्या होगा? कवर रहेगा, ढका हुआ रहेगा। तो कहता है कि वे आवृत बीजी पौधे जिसके बीजों में दो बीज पत्र पाया जाता है। एकदम गौर कीजिएगा, आवृत बीजी का मतलब क्या बताए? कि जिसके बीज में आवरण रहता है, वैसा पौधा जिसके बीज में कवर रहता है, जिसके बीज में आवरण रहता है। एकदम गौर कीजिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बात समझ गए? एकदम कमेंट वगैरह ज्यादा मत कीजिए, एकदम ध्यान से सुनिए। हाँ, पता है हमको सभी लोगों का आंसर डी आ रहा है और सचमुच डी होगा, लेकिन पहले इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसलिए कि इससे संबंधित आगे और भी सवाल होंगे या एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको एकदम वो दिमाग में क्लियर रहेगा। समझिए कि आवृत बीजी का मतलब क्या बताए? कि जिसके बीज में आवरण हो, जिसके बीज में आवरण हो वो आवृत बीजी कहलाता है। अब बीज कवर्ड रहता है, आवरण रहता है, लेकिन वो आवृत बीजी जो होता है ना, ये होता है बाबू दो प्रकार का। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को कहा जाता है एक बीज पत्री और दूसरे को कहा जाता है द्विबीज पत्री। गौर कीजिएगा, ये आवृत बीजी जो समझाए, ये आवृत बीजी कितने प्रकार के? तो आप कहेंगे सर दो प्रकार के।
सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए कितने प्रकार के आवृत्त बीजी हो गए। तो कहेंगे सर 2 प्रकार के। कौन कौन? तो एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, यानी मोनोकॉट, डाइकॉट पढ़ाए थे हम आपको बायोलॉजी में, एकदम गौर कीजिएगा। एक बीजपत्री और दूसरा क्या होगा बाबू? तो दूसरा होगा द्विबीजपत्री। एक होगा एक बीजपत्री और एक होगा द्विबीजपत्री। तो अब आप कहेंगे सर कि एक बीजपत्री क्या होगा? कि जिसके कवर के अंदर एक बीज रहता है वो एक बीजपत्री कहलाएगा। और जेकरा में दूग बीज रहेगा तो द्विबीजपत्री, एक बीज रहेगा तो एक बीजपत्री, 2 बीज रहेगा तो द्विबीजपत्री। तो क्वेश्चन क्या कहा था कि आवृतबीजी पौधों जिसके 2 बीज पत्र हो। कितने बीज पत्र बाबू? तो 2 बीज पत्र। तो क्या कहलाएगा? तो द्विबीजपत्री कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है और वो आपके सामने है। क्या कहलाएगा? तो द्विबीजपत्री। कोई कंफ्यूजन? चलिए, हमारे बहुत सारे चेला लोग को याद भी हो गया है, थैंक यू चेला। 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीज पत्र रहेगा तो एक बीजपत्री, और 2 बीज पत्र रहेगा द्विबीजपत्री। अब कहोगे सर कि द्विबीजपत्री का एग्जांपल क्या होगा? तो आपने चना का नाम सुना है, चना का 2 बीजपत्री, काजू 2 बीजपत्री, मूंगफली 2 बीजपत्री। लेकिन हम बात करेंगे मक्का का, बात करेंगे गेहूं का, बात करेंगे धान का, तो एक बीजपत्री। क्लियर? तो एक मक्का किसमें आएगा? एक बीजपत्री, एक बीजपत्री में आएगा। द्विबीजपत्री में क्या आ जाएगा? चना आ जाएगा, इसमें आपका काजू आ जाएगा, एक बीजपत्री में मक्का आ जाएगा, धान भी आ जाएगा, गेहूं भी आ जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? सबको याद हो गया? वाह, अरविंद पाठक, राहुल सर जिंदाबाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, अरे सब लोग का नौकरी होगा, एकदम टेंशन नहीं लो। आम किस में आएगा? तो आम कभी देखना खोलकर वो एकदम अपने आप 2 भागों में बट जाएगा। तो आम आता है द्विबीजपत्री में, लीची आता है एक बीजपत्री में, लेकिन आम आता है द्विबीजपत्री में। क्लियर? मक्का किस में आएगा? तो मक्का आ जाएगा एक बीजपत्री में। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े क्या? चलिए, एकदम गौर से देखिएगा। आगे कहता है कि डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होता है। कहता है इनमें से कौन ऐसा मतलब प्लांट है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा या एंजियोस्पर्म में कौन ऐसा है जिसका प्रजनन भाग जो है वो फूल होता है? तो हम आपको बताए थे कि जो आवृत बीजी होगा, आवृत बीजी जो होगा उसमें प्रजनन भाग उसका क्या होगा? आवृत बीजी का फूल उसका प्रजनन भाग होता है। और इस आवृत बीजी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एंजियोस्पर्म नहीं, जैमिनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 प्रकार का होता है पुष्पीय पौधा। तो जैमिनोस्पर्म बोले तो अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म बोले तो आवृत बीजी। तो ये एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी होता है, जिसका प्रजनन भाग किसमें होता है? फूल में होता है, यानी पुष्प में होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डी आंसर आ रहा है। एक आगो चेला सी बोलता है, तो चेला अपने आप में सुधार कर लो। पंचम सिंह सर मेरा भी नाम लीजिए। चलिए, आप लोग को नाम के पूछता है, चला नौकरी करके दिखा दो मेरे दोस्त। एसके जा यूट्यूब चैनल पर तुम्हारी इंटरव्यू होगी, तुमको खड़ा रखेंगे और तुम हजारों बच्चों का आदर्श बनेगा। इसलिए मेरे दोस्त निश्चित रूप से बायोलॉजी पढ़ा दीजिए, बायोलॉजी पढ़ा दीजिए। पढ़ाएंगे, बैच जो है बहुत जल्दी बायो का हम स्टार्ट करने वाले हैं, निश्चित रूप से पढ़ाएंगे, एकदम आप टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़े क्या? चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि रंध्र स्थित होता है। तो सबसे पहले आपको रंध्र का मतलब समझना पड़ेगा कि रंध्र का मतलब होता क्या है। तो रंध्र का मतलब होता है छिद्र। ध्यान देना बाबू, ये जो रंध्र शब्द लिखा हुआ है, इस रंध्र का मतलब क्या होता है?
इसका मतलब होता है छिद्र, जिसको कहते हैं इन अंग्रेजी में कहा जाता है इसको एस्टोमाटा। यानी आपकी जो पत्तियां होती है, इस पत्ती के बीच बीच में जो छिद्र होता है, इस पत्ती के बीच बीच में जो रंध्र होता है, उस छिद्र को ही कहा जाता है रंध्र। यानी उसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टोमाटा। यह छिद्र होता किसमें है? तो आपको पता है ये पत्ता में होता है। किसमें? पत्ता में। तो पत्तों में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। कोई कंफ्यूजन? सर मेरा बुक नहीं आया, बुक पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बहुत सारे लड़के का आंसर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को क्लियर हो गया कि रंध्र स्थित कहां होगा? तो पत्ता में होगा। रंध्र का मतलब क्या होता है? छिद्र या एस्टोमाटा। कोई कंफ्यूजन? रंध्र का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त? छिद्र या एस्टोमाटा। तो होगा किसमें? तो पत्ता में, क्योंकि ये पत्ते में जो छिद्र होते हैं, इसी के माध्यम से वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो भोजन बनाएगा और फिर वो ऑक्सीजन को त्याग करेगा। तो वो जो आदान प्रदान गैसों का होता है, वो एस्टोमाटा के माध्यम से है। एकदम गौर से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे एग्जाम में सवाल पूछी जाती है कि गैसों का जो विनिमय होता है पेड़ पौधों में, गैसों का जो आदान प्रदान होता है, वो किसके माध्यम से होता है? तो याद रखिएगा, गैसों का आदान प्रदान की बात करेगा कि गैसों का आदान प्रदान जो है वो किसके माध्यम से होता है? तो एस्टोमाटा के माध्यम से, यानी छिद्र के माध्यम से, यानी रंध्र के माध्यम से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन एकदम गौर से देखना, घबराने की कोई बात नहीं। कहता है कि हम आलू, आप सभी लोग आलू खाते होंगे, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? आप सभी लोग आलू खाते होंगे। जिन नहीं खाता है, लग रहा है कि आलू महंगा है, तैयो आज जाके खरीद लेना और तनी खा लेना, क्योंकि थोड़ा पता है कि आलू से मिलेगा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए जरूरी है, इसलिए तुम्हारी बॉडी को आलू चाहिए। क्लियर? और ऐसे हम उम्मीद करते हैं, आशा है कि आप सभी लोग आलू खाते ही होंगे, इसमें कहीं कोई बात है नहीं। लेकिन देख बाबू, क्वेश्चन आपसे क्या कहा कि क्वेश्चन आपसे कहा कि हम आलू का कौन सा भाग खाते हैं। तो आप जो आलू खाते हैं, ये आलू का आप क्या खाते हैं? तो आलू का आप तना खाते हैं। क्या खाते हैं? आलू का। तो आलू का आप तना खाते हैं। और सिर्फ आलू का ही नहीं, आप प्याज भी खाते हैं ना। तो आलू हो या प्याज हो या अदरक हो, नहीं, एकदम गौर कीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में अभी मान लिया आलू पूछा था, कभी आपसे प्याज के बारे में पूछ दे, हल्दी के बारे में पूछ दे, अदरक के बारे में पूछ दे, किसी के बारे में पूछे, तो याद रखना आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सब तना वाला फसल है, यानी उसके हम तना को खाते हैं। क्या खाते हैं? तना को खाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब मन में आता होगा कि सर ये गाजर जो बगल में दिए हैं, ये भाई काहे दिए हैं? काहे? याद रखना, गाजर का हम लोग जड़ खाते हैं। गाजर का क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। मूली का क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। सलजम का क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। क्लियर? गाजर हो, मूली हो, सलजम हो, इस सब का क्या खाएंगे? जड़। आलू हो, प्याज हो, अदरक हो, या फिर आपका लहसुन हो, या फिर आपका आदि हो, ये सब का हम लोग, हल्दी हो, ये सब का क्या खाएंगे? तो ये सब का हम लोग तना खाते हैं। तो तना किसका खाते हैं? जड़ किसका खाते हैं? क्लियर हो गया? यदि क्लियर हो गया तो एक बार लिखिए ओके सर, ओके सर, ओके सर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है कि किसका जड़ खाते हैं, किसका तना खाते हैं, किसका क्या खाते हैं। याद रखना मेरे दोस्त कि जड़ किसका खाए? गाजर का, मूली का, शकरकंद का, सलजम का, और ये तना किसका खाए? आलू का, हल्दी का, प्याज का, अदरक का। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? याद हो गया तो ओके जरूर लिख, हम देख रहे हैं तो कमेंट एकदम कंसेंसस पर। यदि रिजल्ट लेना है तो एकदम कंसेंसस रहना है, एकदम ओके ओके ओके। थैंक यू वेरी मच, वाह, थैंक यू, थैंक यू, वाह। आगे बढ़ते हैं, एकदम गौर करना। कहता है कि डैश ये पुंकेसर के भाग हैं।
पुंकेसर और स्त्री केसर, ये सब फूल के भाग में आप पढ़े होंगे। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग, याद है क्या? फूल के ये 4 भाग आप सभी लोग पढ़े हैं क्या? केमिस्ट्री की क्लासेस कब होगी? बायो खत्म होगा तो बाबू केमिस्ट्री हो जाएगा, तब तक बायो ढंग से पढ़, क्योंकि तेरा पता है कि ग्रुप डी में ज्यादा बायोलॉजी क्वेश्चन पूछता है। ये मत सोचना हम पढ़ा रहे इसीलिए बोल रहे हैं, चला यही रियल है। आप क्वेश्चन बैंक जब देखोगे तो निश्चित रूप से ये आप कंफर्म हो जाओगे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसके रिस्पेक्ट में फिजिक्स का थोड़ा सा कम क्वेश्चन रहता है, लेकिन घबराना नहीं है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब। प्रणाम सर, आप महान हैं, थैंक यू वेरी मच, बढ़िया से पढ़, एकदम 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 मॉडिफाइड टीचर ना। चलो क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ओह ये हम अभी 4 बात बता रहे थे, याद हुआ? अरे बाय दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग ने पढ़ाए थे, तो वही पुमंग को पुंकेसर कहा जाता है और जायंग को स्त्री केसर कहा जाता है। तो क्वेश्चन की पूछाई सुन कि डैश ये पुंकेसर के भाग हैं, कहता इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो पुंकेसर का भाग है? सरसों तू देख रहा है, ये पुंकेसर के भाग हैं और ये डैश एक उभयलिंगी पुष्प होता है, तो आपका ये सरसों जो है ये क्या होता है? उभयलिंगी पुष्प इसको कहा जाता है। आपका जो ये सरसों है इसको क्या कहा जाता है? उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? मॉडिफाइड टीचर, थैंक यू वेरी मच, याद हो गया क्या? चलिए अगले एक सवाल पर चलते हैं। एकदम गौर से देखना, एकदम घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम नॉर्मली आपको समझने का प्रयास करते जाना है। याद हो गया? शंभू कुमार, हाँ सर याद हो गया, थैंक यू। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल, क्या बोला क्वेश्चन गौर कीजिएगा, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है नहीं पूछा, बोला कि कौन बहुबीजी फल नहीं है। बहुबीजी का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बहुबीजी का मतलब क्या होता है। बहुबीजी का मतलब हो गया कि जिस फल में बहुत सारा बीज होगा, और एक बीजी का मतलब क्या होगा? जिस फल में एक बीज होगा। तो जिस फल में एक बीज होगा वह एक बीजी कहलाएगा। लेकिन यह सवाल था बहुबीजी जिसमें बहुत सारा बीज होगा, लेकिन सवाल क्या पूछा कि बहुबीजी फल नहीं है, यानी जिसमें बहुत सारा बीज नहीं, जिसमें एक बीज होता है, ऐसा फल कौन सा इसमें है? तो ऐसा फल में तो हमको लीची नजर आता है जिसमें एक ही बीज होते हैं, क्योंकि आपके सामने दिख रहा है ना भाई, ये पपीता में बहुबीजी है, आपके सामने है, पपीता में ज्यादा बीज है। सेब आपके सामने है, बहुबीजी है। अनार तोरा सामने है, बहुबीजी है। तो कौन नहीं है सवाल पूछा, तो तोरा सामने है, लीची नहीं है। कोई कंफ्यूजन कहीं से भी? चलिए याद हो गया, थैंक यू। एकदम पढ़ाई पर ध्यान, कोई बकवास नहीं, जब तक ग्रुप डी के एग्जाम नहीं ले लेंगे तब तक कोई गप नहीं, कोई सरक्का नहीं, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। जो नहीं आएगा, जो नहीं बुझाएगा, जो बताते तुरंत डायरी में लिखना है, क्योंकि जब टर्म समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर तुरते दे देगा। खिस्सा कहानी शेरो शायरी से काम नहीं चलने वाला है, चला रात दिन पढ़ के नौकरी ले। क्लियर? बीके मिश्रा, एसके झा सर की टीम बहुत अच्छा है वर्ल्ड में, थैंक यू वेरी मच। हम प्रयास करते हैं कि हमारी टीम मजबूत हो और एक वैसी टीम हो जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे, चला, क्योंकि हमको पता है कि मौत अंतिम सत्य है। जब ये पता है तो जब मरना ही है तो कुछ करके क्यों नहीं मरेंगे, ताकि मरने के बाद भी मेरा चेला लोग याद रखेगा कि फलाना गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। चला यही चाहिए, बात समझे? पैसा तो लोग देवे करता जो देता है, चला उससे बहुत मतलब नहीं, मतलब है तो हर मोहब्बत से कि तुम दिल में बैसा लो कि सर इज द बेस्ट। लेकिन हां जो पढ़ाते हैं थोड़ा एकदम रिवीजन करो, एकदम रटो, एकदम रिवीजन इतना करो कि एग्जाम में जब बैठो तो लगा सब क्वेश्चन देख लिया, पाठ 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 मारना है। समझ चला?
क्लियर हुआ? ये एकदम हो गया। इस सब के बारे में तोरा पता है, ये बहुबीजी है और सवाल पूछबे किया था कि जो बहुबीजी नहीं है, इसलिए आंसर क्या हुआ? लीची। आगे बढ़े, देखो अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होता है? आगामी प्ररोह का मतलब क्या हो गया? ऊपर की ओर, और नीचे जो जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रगामी बोलते हैं, नीचे की ओर, जिसको आप मूलांकुर कहते हैं। तो मूलांकुर नीचे की ओर जाता है और प्रांकुर किधर जाता है? ऊपर की ओर जाता है। तो क्वेश्चन को एकदम गौर से सुन, क्या बोला कि आगामी प्ररोह के बारे में पूछा, यानी जो ऊपर की ओर डेवलप होगा, जो ऊपर की ओर बढ़ेगा, इसके बारे में सवाल आपसे पूछा कि जो ऊपर की ओर डेवलप नहीं, आगामी प्ररोह का मतलब हो गया जो ऊपर की ओर डेवलप होगा, यानी ऊपर की ओर कौन डेवलप हो रहा है? तो ये तुम देख रहे हो ना, ऊपर की ओर डेवलपिंग किसका है? इसका है। इसका मतलब ये कौन? ये होगा मूलांकुर, सॉरी ये प्रांकुर। प्रांकुर जो है ये ऊपर की ओर विकसित होता है और ये आपका मूलांकुर हो गया। देखो नीचे की ओर डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो नीचे की ओर बढ़ेगा तो मूलांकुर, याद रखना। यदि डेवलपमेंट नीचे की ओर होगा, एकदम घबराने की कोई बात नहीं, क्वेश्चन को एकदम गौर से देखिएगा। आगामी प्ररोह बोला था, इसका मतलब जो आगे की ओर यानी ऊपर की ओर, तो जो ऊपर की ओर होगा वो प्रांकुर कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रांकुर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रांकुर। लेकिन मूलांकुर भी समझ लेते हैं कि जो नीचे की ओर डेवलपमेंट करता है, जो नीचे की ओर डेवलपमेंट करेगा वो क्या कहलाएगा? मूलांकुर। नीचे की ओर डेवलपमेंट करेगा तो मूलांकुर, और ऊपर की ओर डेवलपमेंट करेगा तो प्रांकुर। कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रांकुर। कहीं से कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि डैश पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। एकदम गौर कीजिएगा, बोला कि इनमें से कौन ऐसा पादप का भाग है जो वर्धी भाग नहीं है। अब देखो ऑप्शन में फल भी है, ऑप्शन में पत्ती भी है, ऑप्शन में फूल भी है, ऑप्शन में तना भी है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला कि जो वर्धी भाग नहीं है, इसके बारे में बताए। तो अब आपको लगेगा कि फल मारे कि पत्ती मारे कि तना मारे कि जड़ मारे, तो पत्ती, तना और जड़ ये सब वर्धी भाग होता है। लेकिन सवाल होता है नहीं पूछा, सवाल पूछा कि जो नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा कि पादप यानी पौधे का वर्धी भाग फल नहीं होता है। यानी पौधे का विकास जो है, पौधे का डेवलपमेंट जो है, वो फल से नहीं होता है। जब तना विकसित होती है, जड़ विकसित होती है, पत्ती विकसित होती है, तब वो पौधा विशालकाय होता है। इसका मतलब कि पत्ती, तना और जड़ वर्धी भाग है, लेकिन बोला नहीं है, तो आंसर की होगा? आंसर होगा फल। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? चलिए, कमेंट एकदम आ रहा है, रिफ्रेश कर दे रहे हैं तो तेज हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन को एकदम देखें। चलिए, ए वाह, वर्धी का मतलब बता दिए, जिसको बढ़ना कहते हैं, वर्धी का मतलब विकसित होना कहते हैं। चलिए, अगला कहता है कि पौधे में जलवाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? गौर कीजिएगा, जब पौधे में फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो पौधे मिट्टी से खनिज लवण और जल को अवशोषित करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, सूर्य से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, फिर जाकर वो अपना भोजन बनाता है। भोजन बनाने के बाद वो पत्ती भोजन बनाती है और पौधे विभिन्न भागों में देती है। लेकिन एक्स्ट्रा जल जो पेड़ में होता है, तो उसका वेपोराइजेशन होता है, उसका वाष्पोत्सर्जन होता है, और उस पत्ते से क्या होता है? पानी टपक टपक कर नीचे की ओर गिरता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि पौधों में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। यानी पौधे में जलवाष्प के रूप में जो पानी की हानि होती है, यानी जो पेड़ पौधे से पानी निकलती है, उसको क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों का आंसर डी आ रहा है, वाह। क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल। चलिए,
अच्छा बायोलॉजी देखो कितना पेज नंबर में है, लड़का लोग का कंफ्यूजन है सर बायोलॉजी में कितना पेज। बीज पत्र का मतलब होता है विकेश, जो बीज आप देखते हैं उसकी जो पत्र होती है, मतलब बीज जो होता है उसी को बीज पत्र कहा जाता है। बायोलॉजी, अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर 300 इस तरह का है नहीं, तो इसमें जो नहीं, तो इसमें तो चूंकि लगातार ना 870 नंबरिंग हुआ था, इसमें बायोलॉजी 1 से 2 हुआ था, इसलिए कंफ्यूजन है। तो ये क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लड़कों का कंफ्यूजन ये है, कुछ लड़कों का, बाद बाकी सब लड़के ठीक है आंसर भी देते जा रहे हैं और पढ़ते भी जा रहे हैं, लेकिन जिनका पहला क्लास होता है एक आधे स्टूडेंट का थोड़ा सा परेशानी है कि सर जितना मान लीजिए आप यहाँ पे 158 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, एकराम ने है, चूंकि बायोलॉजी जो आपकी यहाँ स्टार्ट हुई है, देखो यहाँ जो बायोलॉजी आपका स्टार्ट हुआ है 4100 प्लस की हम आपसे बात कर रहे हैं, वो देखो 539 से स्टार्ट हुआ है, तो 539 का मतलब बायोलॉजी का जो 1 नंबर क्वेश्चन बताए, तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाए 1-2 करके, तो जहां पे आपको 100 अभी हम 58 पढ़ा रहे हैं, तो जहां पे जाके 158 आपको मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे हम आपको बता देते कभी हम कितना नंबर क्वेश्चन पर हैं, तुरंत बता देते कितना नंबर क्वेश्चन पर है। एक नंबर चला, अभी हम चला बता रहे हैं तुमको वाष्पोत्सर्जन यानी 695। जिन बच्चे को ये पता नहीं चल रहा था कि सर 4100 प्लस जो बुक पढ़ा रहे हैं वो कितना पढ़ा रहे हैं, तो वो उनको हम पढ़ा रहे हैं पेज नंबर 34 का, देख लीजिएगा 995, ये 695 नंबर क्वेश्चन, यानी पेज नंबर 34 का 695 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका यही है कि पौधे में जलवाष्प के रूप में जल की हानि जो होती है उसको क्या बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, तो आपका हो गया 695, अभी 696 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? चलिए 695 नंबर क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं। क्लियर, चलिए दिखा दिया हमने फोन पर। पेज नंबर 34 बायोलॉजी में अभी हम बता रहे हैं आपको, पेज नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 695 ये जो बता रहे हैं सभी लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ लड़के फोन करके बोल रहे हैं कि सर जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो 4100 प्लस का नहीं है क्या, बिल्कुल है। आप जाके 4100 प्लस जो क्वेश्चन का बुक है आपके पास उसमें देखिएगा पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 695, पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 695 देखिएगा तो आपको मिलेगा सेम टू सेम ये क्वेश्चन। आगे बढ़े क्या, फिर उसी तरह से आप लोग कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे। रंजीत शाह पंचम सिंह बिल्कुल सही बता रहे हैं, पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 695। क्लियर हो गया? चलिए हम बुक ही पढ़ा रहे हैं, एकदम टेंशन नहीं लेना है, और चला वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पूछबे करेगा, और इससे संबंधित जो भी बात हम बताते हैं यदि आपको नहीं याद रह पाएगा तो बाद में भी वीडियो देखकर उसको जरूर अपनी डायरी में लिखिएगा, और जब भी पढ़ने बैठिए तो एकदम कॉन्शियस होकर पढ़िए। ये मत समझिए हम घर में हैं, ये समझिए हम क्लासरूम में हैं और सर हमारे सामने है, वो हमको पढ़ा रहे हैं। क्लियर, तभी नौकरी होगा चला, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए मेरे दोस्त जिंदगी मिला है कुछ कर गुजरो ताकि समाज तुम्हारा एग्जाम्पल ले, समाज का नाम रोशन करो, शिक्षकों का नाम रोशन करो। ठीक, इसलिए चला एकदम टेंशन फ्री होके एकदम अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, क्योंकि गरीबी का विकल्प लाचारी नहीं, गरीबी का विकल्प कामयाबी होता है। इसलिए कामयाब होकर अपने समाज के दर्पण के रूप में खड़ा उतरो। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए ये क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया? बिल्कुल, आगे बढ़े। चलिए ये क्वेश्चन नंबर था 695। थैंक यू। अब देखिए, अब यहां पर आप फोटोसिंथेसिस का वर्क देख रहे होंगे, बिल्कुल दिख रहा होगा कि आपकी जो हरी पत्ती है वो कैसे भोजन बनाती है। तो देखिए वो मिट्टी से खनिज लवण और जल लेती है, देख रहे हैं ना आप, आपकी जो हरे पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी से क्या ले रहे हैं, जल और खनिज लवण ले रहे हैं। वायुमंडल से क्या ले रहे हैं, देखिए ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। सूर्य से क्या ले रहे हैं, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, तब जाकर ये पत्ती अपनी भोजन बनाती है। और त्याग क्या रहे हैं,
आपके सामने है, त्याग रहा है ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? आपको दिख रहा होगा, एकदम गौर से देखिए इस फिगर को। मिट्टी से खनिज लवण जल लिया, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लिया, तब पत्ती भोजन बनाया, अब भोजन बना के की किया, आपको ऑक्सीजन दिया। ये काम हुआ। चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाए, की कहता है? कहता है कि फोटोसिंथेसिस, बुझ गए कि इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो क्वेश्चन कहा कि फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस का किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो ये तो किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा मेरे दोस्त? तो ये डिपेंड तो करेगा सनलाइट पर, सूर्य के प्रकाश पर, मुख्य रूप से कि सूर्य का प्रकाश जितना ज्यादा मिलेगा पौधे उतनी जल्दी भोजन बनाएगी, जितना कम मिलेगा उतना कम भोजन बनाएगा। तो ग्लूकोज का निर्माण जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? तो सिंपल सी बात है, रोशनी पर निर्भर प्रक्रिया, यानी ये सनलाइट पर डिपेंड करती है। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर ए। कमेंट रुका हुआ है। चलिए क्लियर हो गया? ये फिगर समझ में आ रही है एकदम? देखिए ये पिक्चर आपको दिख रही होगी कि किस तरह से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सनलाइट का यहां पर रिएक्शन हो रहा है और किस तरह से अपना वो भोजन तैयार कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वाष्पोत्सर्जन डैश के द्वारा होता है। ये पहले हम आपको बता दिए कि वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है। एकदम इस फिगर को गौर से देखिएगा, पत्ती से पानी टपक रहा है, एकदम देखिए टपक रहा है नहीं? तो वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तो देखिए पत्ती से टपक रहा है कि नहीं टपक रहा है? ये हम कुछ कर रहे हैं, बताओ। एकदम हम कुछ किए, तेरा सामने नहीं रहे। ये पानी जो एब्जॉर्ब करता है पेड़ पौधे, हम लोग को नहीं पसीना चलता है देखो चला, पता नहीं तेरा चलेगा, त्वचा पूरा पसीना से भींगल हो है, ये सब चमक रहा लो, ये हम स्मार्ट है बुर्बका है, ये पसीना से हम चमक रहे हैं। तो हम जो एक्स्ट्रा वाटर लेते हैं तो वो तो वाटर निकलेगा, तो हम लोग में त्वचा के रंध्र के माध्यम से निकलता है, उसी तरह से पेड़ पौधों में पत्ती के रंध्र के माध्यम से निकलता है। तो क्लियर हो गया कि कहां से ये वाष्पोत्सर्जन हो रहा है? तो रंध्र के माध्यम से, अजीव जंतु में त्वचा के छिद्र के माध्यम से। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित होगा। बौनापन मतलब कि वो छोटा पौधा नहीं होगा, तो उसके लिए पत्ती और फल इस सब का डेवलपमेंट चाहिए। तो डेवलपमेंट किससे होता है? तो जिब्रेलिन से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जिब्रेलिन अम्ल। इसमें होता क्या है? तो पत्ती का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पत्ती जब विकसित होगा तभी जाकर वो भोजन बना पाएगा, जब पौधे भोजन बना पाएगा तभी तो पौधे का विकास होगा। तो इसलिए ये हो गया। अब कहेगा सर साइटोकिनिन का काम क्या होता है? तो ये पौधे की गोलाई या पौधे की मोटाई को वृद्धि करने में, तो गोलाई और मोटाई की जब बात होगी, याद रखना मेरे दोस्त कि गोलाई और मोटाई की जब बात होगी तो की होगा? तो साइटोकिनिन। इथिलीन से की होता है? फल पकता है। ऑक्सीन से क्या होता है? तो पौधे की लंबाई में वृद्धि। लंबाई वृद्धि की बात करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीन। कोई कंफ्यूजन? याद हो गया? चलिए तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? जिब्रेलिन एसिड। अगला क्वेश्चन देख, कहता है कि पौधे के मामले में मिट्टी के अवशोषित किया गया नाइट्रेट क्या है? तो मिट्टी जो नाइट्रेट जो मतलब नाइट्रोजन अवशोषित करती है उसी को नाइट्रेट में परिवर्तित करती है, यानी मुफ्त नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। यानी वो नाइट्रेट क्या होता है? मुफ्त नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर बी। कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रंध्र के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? यानी पौधे की पत्ती जो है उसका रंध्र बंद हो जाएगा और पतझड़ हो जाएगा, यानी पत्ती नीचे गिर जाएगा। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो पत्ती नीचे गिर जाएगा, नहीं होगा। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? आपको पता है? तो पत्ती को रोकने से संबंधित जिम्मेवार होता है एब्सेसिक एसिड। कौन सा मेरे दोस्त? तो एब्सेसिक एसिड। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला, पौधों में स्रावित होने वाला हुआ हार्मोन
जिसके कारण तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। यानी सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ेगा। ऐसा कौन सा? तो बता दी ऑक्सीन, जिससे लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होता है। बताए थे ना कि पौधे जो अत्यधिक लंबा होते हैं तो किस हार्मोन के कारण? तो ऑक्सीन हार्मोन के कारण। इसलिए आंसर क्या हो गया? ऑक्सीन हो गया। क्लियर? एस्कॉर्बिक एसिड का भी काम समझा दिए, साइटोकिनिन भी समझ गए, जिबरेलिन भी समझ गए। कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला सवाल कि पौधे में साइटोकिनिन क्या करता है? तो अभी हम आपको बताए थे कि साइटोकिनिन क्या करता है? ये सेल डिवीजन करता है। याद रखिएगा, ये साइटोकिनिन क्या करता है? तो ये सेल डिवीजन करता है। और सेल डिवीजन करके क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा, तना मोटा होगा, तना में वृद्धि होगी। तो सेल डिवीजन करके क्या करता है? कि तना के वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। नहीं तो पौधे में साइटोकिनिन डैश होता है, तो साइटोकिनिन का मतलब क्या हो गया? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा? तना में विकास होगा। लेकिन इस ऑप्शन में लिखा था कोशिका विभाजन में सहायता, तो ऑप्शन नंबर ए। यहां था तने में वृद्धि में सहायता, ई भी होता है, लेकिन इससे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो गया? कोशिका विभाजन। इसलिए सी नहीं होकर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कि कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन में क्या करता? मदद करता है। देखिए इसलिए हम ये आंसर किए कि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन कर जाएंगे। एकदम गौर कीजिएगा, लिखने का टाइम दे चला, बाद में वीडियो देखकर जो चीज है आप लिख लेंगे। अभी एकदम गौर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर इसमें दो है, ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर सी भी है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि साइटोकिनिन में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन होकर की होगा? तना में वृद्धि करेगा। तो ऑप्शन पहले सेल डिवीजन वाला था, तो इसलिए ऑप्शन के हिसाब से आंसर ई हुआ। यदि यह आंसर नहीं होता, यदि ऑप्शन नंबर एक आंसर नहीं होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मारते? सी मारते। लेकिन सी नहीं होकर इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। और यहां पर हम बता भी चुके हैं। क्लियर? चलिए तो आज हम आपकी सेवा यहीं तक रोकते हैं। अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी कल। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। कहां चला गया रे?